हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार सिंह प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम यूक्लिड की ज्यामिति में जो यूक्लिड का योगदान था उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो पूरा का पूरा 9th क्लास पर बेस होगा, यानी कि अगर आप 9th में पढ़ रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ज़रूरी नहीं कि आप 9th के लिए ही, अगर ये 9th पर बेस है तो 9th के लिए ही उपयोगी होगा। ये आप जब तक पढ़ाई करोगे गणित में तब तक आपको ये चीज़ काम में आने वाली है। तो इस वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाएं और यूक्लिड की अभिगृहित और यूक्लिड की अभिधारणाएं, इनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये सब तीनों चीज़ें क्या होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूक्लिड थे कौन। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। बस आप इतना समझ लो कि यूक्लिड जो थे एक महान गणितज्ञ थे या वैज्ञानिक थे, कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने अपने कुछ विचार दिए गणित पर, ज्यामिति से संबंधित उन्होंने अपने कुछ विचार दिए और उन विचारों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग है यूक्लिड की परिभाषा, दूसरा भाग है अभिगृहित और तीसरा भाग है यूक्लिड की अभिधारणा, ठीक है। तो हम एक एक करके इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। यूक्लिड ने अपने जो कुछ विचार दिए हैं उनमें से कुछ विचारों को परिभाषाओं के रूप में मान लिया गया। ये वो परिभाषाएं हैं जिन्हें हम साबित नहीं कर सकते, यानी कि ये ऐसी परिभाषाएं हैं कि इनका और कोई परिभाषा या फिर परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो, वैसे एलिमेंट्स की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में कुल इनकी 23 परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु यहाँ पे हम केवल 7 ही परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके 9th पर बेस है, तो उसमें केवल 7 ही परिभाषाएं दी गई हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पहली परिभाषा की। तो हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता देंगे, लेकिन आपको स्क्रीन पे सब कुछ शो होता रहेगा। तो पहली परिभाषा है कि एक बिंदु या पॉइंट, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो ये तो आप भी जानते हो कि अगर कोई बिंदु है या पॉइंट है तो इसका कोई भाग नहीं होता। अब भाग का मतलब कि ना ही इसकी कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही इसकी कोई ऊंचाई होती है। अब आप बोलोगे कि सर जी कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम तो ऐसे इसे बिंदु मान रहे हैं ना, लेकिन बिंदु उसी को कहते हैं जिसका कोई भाग ना हो, ठीक है। तो पहली परिभाषा यहाँ पे समाप्त है। बात करते हैं दूसरी परिभाषा की। तो एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि अगर हम कहीं पे एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। अब ये रेखा ऐसी है कि जिसमें कोई चौड़ाई नहीं है, परंतु इस रेखा में लंबाई है। तो एक ऐसी रेखा जो हो, एक रेखा हम उसे कहते हैं जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई ना हो। अब बाकी अगर आप थोड़ा सा नापोगे, मेजर करोगे तो वो कुछ ना कुछ निकलेगा, तो उसे इस तरीके से हम काउंट नहीं करते हैं। और तीसरी परिभाषा है यूक्लिड की कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। आप जानते ही हो कि अगर इसे हमने एक रेखा खींची तो इसका ये सिरा और ये सिरा, ये दोनों सिरे बिंदु होते हैं। आप पढ़े होंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी से हमने एक रेखा खींची, ठीक है। तो वो जो इस रेखा के सिरे होते हैं वो एक बिंदु होते हैं। अब बात करते हैं चौथी परिभाषा की। तो चौथी है एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब आप तो जान गए कि परिभाषा के रूप में, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर कोई सीधी रेखा होती है, ठीक है, तो उन सीधी रेखा वो ऐसी रेखा होती है जो स्वयं के ऊपर, यानी कि उस रेखा के ऊपर ही लाखों बिंदु होते हैं या फिर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो इस कहने का मतलब यही है कि सीधी रेखा एक ऐसी क्या है, एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी कि इसी के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो 4 नहीं 5 पे 5वां परिभाषा है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब पृष्ठ तो आपको जानते हो, सरफेस आपको पता होगा इंग्लिश में। देखो, पृष्ठ एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है, परंतु मोटाई नहीं होती। जैसे कि अगर हम इस अपने बुक के पेपर को ही लें तो इसमें चौड़ाई भी है पेपर में और लंबाई भी है, परंतु मोटाई नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं। या फिर अगर कोई वाइट बोर्ड का पृष्ठ होता है या फिर इसी पेपर का ये हमने इतना पृष्ठ ले लिया, तो इस पृष्ठ में देखो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, परंतु ऊंचाई कोई नहीं है, ठीक। अब इसी के साथ अगर हम 6वें परिभाषा की बात करें तो वो है कि पृष्ठ के किनारे एजिस
किनारों को इंग्लिश में एजेस बोलते हैं, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ये भी बात सही है कि अगर हम कोई पृष्ठ लेते हैं तो वो जो पृष्ठ के किनारे होंगे वहाँ पे क्या होती है, रेखा होती है। हाँ बिल्कुल भी सही है। अब उसके बाद 6 पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 7वें पॉइंट की। तो यह है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब देखो कोई समतल पृष्ठ लेते हैं, पृष्ठ तो आपको पता ही है। अब समतल पृष्ठ का मतलब यही होता है कि इस पर अनंत सीधी रेखाएं सपाट रूप से स्थित होते हैं। आप अनंत रेखा खींच सकते हो किसी भी समतल पृष्ठ पर, वैसे स्थित ही होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही यूक्लिड की परिभाषाएं जो कि आप कक्षा 9 पर बेस हैं, 7 परिभाषाएं यहाँ पे समाप्त होती हैं। और अभी भी अगर आपको इन परिभाषाओं से संबंधित कोई डाउट हो तो यार कमेंट करके कमेंट में हमें अपने ज़रूर बताना। अब हम इन्हीं परिभाषाओं के बारे में कुछ और चीज़ बात कर लें कि जैसे कि इनकी परिभाषाओं को और तरीके से हमें परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, परंतु हम इसे परिभाषित और अधिक नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे सत्य मान लेते हैं। अब जैसे अगर हम आपको बताएं, जैसे आप तीसरे नंबर की परिभाषा देखो, तो तीसरे नंबर परिभाषा थी कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया, बिंदु। ठीक है, बिंदु शब्द का प्रयोग किया। तो अब जिसे नहीं पता होगा तो उसके लिए तो बिंदु भी हमें परिभाषित करनी पड़ेगी, और बिंदु को हमने पहले ऑप्शन में परिभाषित किया है। अब पहले ऑप्शन में हमने बिंदु का क्या परिभाषा लिया है कि एक बिंदु वह पॉइंट होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब देखो फिर से हमें एक ऐसा शब्द मिल गया, यानी कि भाग। एक ऐसा शब्द मिल गया कि अब हमें इसको फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इसी तरीके अगर हम एक भाग को देखें कि अब भाग क्या हो सकता है, यानी किसी चीज़ का टुकड़ा, यानी जैसे इसी सरफेस का टुकड़ा या फिर किसी पेंसिल का टुकड़ा, या फिर भाग का तो यही मतलब है, या फिर भाग हम इसे बोल सकते हैं जैसे कि क्षेत्रफल। ठीक है, उसे भी तो भाग बोलते हैं। तो अब हमें भाग को अगर हम परिभाषित करेंगे तो क्षेत्रफल शब्द आ जाएगा या टुकड़ा शब्द आ जाएगा, फिर हमें टुकड़ा को परिभाषित करना पड़ेगा। तो बेशक मेरे कहने का यही मतलब था कि आप इसे शाश्वत परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे सत्य मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे यूक्लिड के कुछ विचार जिसे हम परिभाषा के रूप में जानते हैं। अब यूक्लिड के हम उन विचारों को देखते हैं जिसे हम अभिगृहित कहते हैं। देखो अभी हम बात करते हैं कि यूक्लिड की वो विचार जिन्हें हम अभिगृहित कहते हैं। अभी एक विचार और बचा है जिसे हम अभिधारणा कहते हैं। तो आप अभिगृहित और अभिधारणा के बीच में अंतर जानो, इस अंतर को हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप उन विचारों को देख लो जिन्हें हम अभिगृहित कहते हैं। तो पहला विचार है इनका कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब कहने का मतलब अगर आप वस्तु समझ लो कि मान लो कि एक सेब है, ठीक है, एक एप्पल है, ये एप्पल जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। अब जैसे कि ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल 1 kg के बराबर है, ठीक है, 1 kg के बराबर है, और एक और एप्पल है जो कि वो भी 1 kg के बराबर है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ये एप्पल इस एप्पल के बराबर है, ये बोला गया है कि ये एप्पल इस 1 kg के बराबर है, एक और दूसरा एप्पल है तो वो भी 1 kg के बराबर है। हम ये मान रहे हैं, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। तो हम बेसिक क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों एप्पल हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। तो कहने का यही मतलब है कि जो वस्तु एक दूसरे के बराबर होती हैं, वे वस्तुएँ जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो परस्पर आपस में बराबर होते हैं। अगर हम दूसरी परिभाषा में बोलें कि मान लो कि वस्तु को हम क्या मान लें कि 30 अंक मान लेते हैं। अब तो आप समझते हो ना, अगर हम ये बोलें कि ये जो 30 है ये 30 के बराबर है, और एक दूसरा 30 है वो भी इस 30 के बराबर है, तो क्या ये वाला 30 इस 30 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे परिभाषा के ऊपर, दूसरी अभिगृहित के ऊपर। परिभाषा नहीं है, उनके विचार हैं जिसे हम अभिगृहित कहते हैं। दूसरा अभिगृहित है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। हाँ ये देखो, अब बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, कहने का मतलब अगर देखो यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं कि इधर 1 kg एप्पल है, ठीक है, 1 kg एप्पल है, और इधर भी 1 kg एप्पल है, ठीक है, दो जगह 1-1 किलो एप्पल है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अभी हमने देखा, ठीक, अगर इसमें हम आधा किलो एप्पल और जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर हाँ एक आधा किलो एप्पल और जोड़ देते हैं, इसमें भी जोड़ दिया और हमने इसमें भी एप्पल आधा किलो जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा 1/1/2 kg, वही इधर भी तो मिलेगा 1/1/2 kg। तो कहने का मतलब अगर दो चीज़ बराबर हैं और उन दो चीज़ों में कोई तीसरी बराबर चीज़ जोड़ दें तो योगफल भी क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, तो तीसरा भी हो गया।
फोर्थ नंबर है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब संपाती का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये एक स्केच है, ठीक है। अगर हमने आपको ये बताया कि हमारा ये स्केच जो है ब्लैक स्केच है, ये ब्लू स्केच के संपाती है, तो अब संपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर इस स्केच को हम इस स्केच के ऊपर रखते हैं तो आपको ब्लू वाला स्केच नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं रख पा रहा हूँ तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, तो ब्लू वाला स्केच नहीं दिखेगा। और साथ ही अगर हम ब्लू वाले को इस ब्लैक वाले के ऊपर रखेंगे तो ब्लैक वाला फिर नहीं दिखेगा। इसी चीज़ को संपाती कहते हैं। अगर ऐसा है तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्केच का उदाहरण लिया, आप और भी उदाहरण देख सकते हो। तो यहाँ पे कितने हो गए, कितने, 2, तीसरा बताया था हमने, नहीं तीसरा तो हमने बता दिया था, और चौथा हमने आपको स्केच वाला उदाहरण देख लेना। अब पांचवा आपको बताते हैं जो कि है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब देखो, अब पूर्ण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई की संख्या हो या फिर कोई चीज़ जो कि पूर्ण हो, जैसे कि एक रोटी चलो रोटी का ही उदाहरण ले सकते हैं। अगर एक रोटी है तो वो रोटी अपने आप में क्या है, पूर्ण है। अगर इस रोटी का एक टुकड़ा हम निकाल दें कहीं पे, ठीक है, तो वो जो टुकड़ा होगा वो पूर्ण से तो छोटा ही होगा ना, बेशक छोटा होगा क्योंकि वो पूर्ण का ही तो एक टुकड़ा है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, छठवें इनकी अभिगृहित की। तो छठवां है एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। ये भी सही है कि यानी कि एक ही वस्तु है, मान लो 1 kg एप्पल इधर है और 1 kg एप्पल इधर है। अगर इसका भी अगर हमने 2 गुना कर दिया, इसका हमने 2 गुना कर दिया तो 2 kg हो गया, और इसका भी हमने 2 गुना कर दिया तो ये भी 2 kg हो गया। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस छठवें का यही मतलब था, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सातवें ऑप्शन की। तो सातवां है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो वस्तुओं के आधे, ये भी एकदम सेम छठवें जैसा ही है कि वस्तुओं का अगर दोगुना आपस में बराबर होगा तो वस्तुओं का आधा भी तो बराबर होगा। जिससे कहने का मतलब ये एप्पल है, ये भी एप्पल है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर इस एप्पल को हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इस एप्पल को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो डिवाइड करने के बाद जो हमें मिला तो ये दोनों आपस में तो बराबर ही होंगे ना। तो अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम यूक्लिड के उन विचारों को देखेंगे जिन्हें हम अभिधारणाएं कहते हैं या फिर अभिधारणा के रूप में समझते हैं। तो पहली अभिधारणा हम आपको पढ़ के बता दें, बाकी स्क्रीन पे तो आपको सो ही हो रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ये 100% सत्य है। अगर यहाँ से हम एक बिंदु लें और यहाँ पर भी हम एक बिंदु लेते हैं तो इनके बीच में एक सरल और सीधी रेखा खींच सकते हैं ना। वैसे सरल रेखा सीधी ही होती है, तो सीधी रेखा खींच सकते हैं, जो कि सही है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इनका है, तो दूसरा है एक शांत रेखा या टर्मिनेटेड लाइन। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब रेखा का मतलब ही होता है कि उसे हम अपनी सुविधानुसार अनिश्चित रूप से इधर भी आगे बढ़ा दें और इधर भी आगे बढ़ा दें। अब देखो, रेखा को हम बढ़ा सकते हैं परंतु रेखा खंड को नहीं बढ़ा सकते। इसके बारे में हमने शायद किसी वीडियो में बात की है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा की। तो तीसरा है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी को केंद्र मानते हैं और कोई त्रिज्या लेकर वृत्त खींच सकते हैं या नहीं, बिल्कुल खींच सकते हैं। मान लो कि हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, केंद्र मान लिया। अब हमने इसे केंद्र मान लिया, अब त्रिज्या हम कुछ भी लेके इस पर तो एक वृत्त खींच सकते हैं ना, या फिर इसे केंद्र मानकर त्रिज्या हम कुछ भी लेके एक वृत्त तो खींच सकते हैं। तो बेशक इनका तीसरा भी सही होता है। कुल मिला के कहने का मतलब कि इन चीज़ों को हम परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन सत्य मान लिया गया है। अभी हम जो भी आपको बता रहे हैं, अभिगृहित हो, अभिधारणा हो या फिर परिभाषा हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते, बट हम सत्य मान लेते हैं इनको। अब बचा है चौथा भी हम बता दें कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी कौन सा लॉजिक है यानी कि एक समकोण अगर हमने बनाया जो कि 90 डिग्री का है और दूसरा समकोण हमने बनाया वो भी 90 डिग्री का होगा, तभी तो समकोण होगा। तो ये समकोण इस समकोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा जी, ये कोई कहने वाली बात है क्या। अब बात करते हैं पाँचवीं की। तो पाँचवा देखो थोड़ा सा बड़ा है, तो देखो और क्या बड़ा है तो क्या हुआ, बाकी आसान बहुत है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं।
जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। अब देखो अभी जो हमने आपको लेक्चर दे दिया इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। तो पाँचवें का मतलब ये है कि एक सीधी रेखा दो अन्य सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो पहले हम दो अन्य सीधी रेखा बना लेते हैं, ठीक है। ये दो हमने अन्य सीधी रेखा बना ली, अब इस पे एक सीधी रेखा को गिरा देते हैं, ठीक। अब हमने जैसे इस पे गिराया, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि गिरकर इस प्रकार दो अंतःकोण इस प्रकार बना। यहाँ पे देखो 4 अंतःकोण बने हैं, 1 2 3 और 4 अंतःकोण बने हैं, परंतु इसमें केवल 2 अंतःकोण की बात कर रही है। 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। अब देखो अगर यहाँ पे इस कोण का मान और इस कोण का मान अगर हम प्लस करेंगे तो अगर 180 डिग्री, दो समकोण का मतलब एक समकोण 90 डिग्री और एक समकोण और 90 डिग्री, यानी कि 180 अंश से अगर अधिक होता है, तो अधिक की तो बात की ही नहीं है, कम की बात की है ना, तो इधर कम होगा, ठीक है। अब जिधर भी कम हो वो तो हम आपको देखने पे पता चला है, ठीक है। अब मान लो जिधर भी वो कम होगा जोड़ने पे, मान लो कि इसे हमने और इन दोनों अंतःकोण को प्लस कर दिया, और ये बोल रहा है कि जिधर कम हो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उस तरफ मिल जाएंगी। तो अगर ये इधर कम होगा तो ये रेखा अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो इधर यहाँ कहीं न कहीं मिल जाएगी। अब इधर कम नहीं है तो इधर अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो कहीं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो यहाँ पे अभिधारणा भी इनकी समाप्त हो जाती है, 5 ही अभिधारणा। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने अभिगृहित भी समझ लिया, अभिधारणा भी समझ लिया, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आखिर अभिगृहित किन विचारों को कहा गया और अभिधारणा किन विचारों को कहा गया। तो देखो अभिधारणा का मतलब ही होता है कि ऐसे विचार, यानी कि यूक्लिड ने जो भी विचार दिए, ऐसे विचार को हम अभिधारणा कहते हैं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंध रखते हैं। अब ज्यामिति से संबंध का मतलब कि जैसे कि आयत हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया और त्रिभुज हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सभी किससे संबंध रखते हैं, ज्यामिति से। तो अभिधारणा में जो भी हमने आपको बात बताई, लगभग कितनी 5 बात बताई है, तो अभिधारणा में हमने जो भी आपको बात बताई ये सभी किसी न किसी तरीके विशिष्ट रूप से किससे संबंध रखते हैं, ज्यामिति से। परंतु अभिगृहित के साथ ऐसा नहीं होता। अगर इनका उपयोग जो है निरंतर मैथ में होता रहा है, परंतु ये ज्यामिति में भी इनका उपयोग होता है, परंतु ये विशिष्ट रूप से ज्यामिति में, केवल ज्यामिति के लिए ही नहीं होते। तो अब आप समझ गए होंगे कि अभिगृहित किसे कहते हैं और अभिधारणा किसे कहते हैं। अभिधारणा मतलब ज्यामिति और अभिगृहित मतलब मैथ बट नॉट ज्यामिति। ज्यामिति में भी होता है परंतु मैथ में ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो अब देखो एक और बात बची है अभिगृहित 5.1 की, तो वो होकर तो 5.1 है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो इसे हम आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अभी भी आपको कोई डाउट है, वैसे मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ डाउट होगा परिभाषा अभिगृहित और अभिधारणा को लेकर, परंतु अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो यार कमेंट में हमें ज़रूर बता देना, हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो अगर आपको आगे की वीडियो भी देखनी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना, और पसंद आने पे लाइक कर लेना, और पसंद ना आने पे कारण कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारा आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना।